नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3-4 दिन से अपनी थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो रखी थी क्योंकि हम कोचिंग शिफ्ट कर रहे थे, तो शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। अब जो पूरा सिस्टम है वो सेट हो गया है, तो अब आपकी क्लासेज है वो रेगुलर रहने वाली हैं। सर की क्लासेस भी डिस्टर्ब हो रखी थी, पूरा सिस्टम सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, इस वजह से क्लासेज जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो अब पूरा सिस्टम सेट हो गया है, नई जगह पे कोचिंग शिफ्ट हो गई है। अब आपकी जो क्लासेज हैं मैथमेटिक्स की भी और ज्योग्राफी की भी, दोनों क्लासेज रेगुलर रहने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा उद्योग वाला चैप्टर चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लघु और ग्राम उद्योग के बारे में। लघु उद्योग क्या है, ग्राम उद्योग क्या है, उनके बारे में देखने वाले हैं। अगर हम लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योग, तो इस प्रकार के जो उद्योग है ये घर से संचालित नहीं होते। एक होते हैं ग्राम उद्योग। ग्राम उद्योग जो होते हैं वो घर से संचालित होने वाले उद्योग हैं। उसके अंदर किसी फैक्ट्री यानी कि किसी कारखाने से काम नहीं किया जाता, उसमें घर से ही काम किया जाता है। लेकिन जो लघु उद्योग हैं यानी कि छोटे उद्योग, तो इसमें ये घर से संचालित नहीं होते, ये होते हैं किसी ना किसी कारखाने से। नगरीय केंद्रों पर होते हैं, यानी कि ग्रामीणों में नहीं होके जो नगरीय केंद्र हैं, जो शहरी केंद्र हैं, वहाँ पे इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो होते हैं। मशीनरी संयंत्र से वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो जो लघु उद्योग हैं इसके अंदर क्या होता है, मशीनों से जो वस्तुएं हैं वो उत्पादित होती हैं। अगर हम ग्रामीण उद्योग की बात करें तो उसके अंदर मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, उस उद्योग में जो वस्तुएं हैं वो हाथ से ही उत्पादित होती हैं। लेकिन अगर हम लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग के अंदर जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन होता है मशीनों के द्वारा। अब अगर कोई वस्तु मशीन से उत्पादित हो रही है तो उसके अंदर कारीगरों की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो इससे क्या है, जो बाहरी श्रमिक हैं उनको भी रोजगार मिलता है। मशीन से काम करेंगे तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो बाहरी श्रमिक हैं उनको भी इससे रोजगार मिलता है, यानी लघु उद्योग से बाहरी श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार के उद्योगों में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो मशीनरी के द्वारा उत्पादित होती हैं, यानी कि उनको हम हाथ से उत्पादित नहीं कर सकते और घर से संचालित नहीं होके नगरीय केंद्र या फिर शहरी केंद्रों से इस प्रकार के जो उद्योग है वो संचालित होते हैं। लघु उद्योगों से संबंधित एक समिति का भी गठन किया हुआ है। इस समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। समिति का नाम क्या है, आबिद हुसैन समिति, जो कि 1997 में गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति 1997 केंद्र सरकार के द्वारा गठित समिति है, जो कि लघु उद्योगों के लिए गठित की गई समिति है। इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या है, क्यों ये समिति है वो गठित की गई थी, तो लघु उद्योगों के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, सिफारिश करने के लिए जो समिति है ये बनाई गई थी। तो कोई भी समिति का गठन किया जाता है वो किसी ना किसी चीज़ की सिफारिश करती है। तो ये जो समिति है ये लघु उद्योगों के विकास की और उनके संरक्षण की सिफारिश करने के लिए आबिद हुसैन समिति 1997 में जो है ये बनाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हमने लघु उद्योग के बारे में कुछ मुख्य बातें थी वो देख ली। अब हम देखते हैं ग्राम उद्योग क्या होता है। तो जो ग्राम उद्योग है ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई एक परिवार के सदस्य, किसी भी परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंदर किसी फैक्ट्री या कारखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये इस प्रकार के जो उद्योग हैं ये घर से भी किए जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिवार के लोगों के द्वारा घर से ही संचालित होने वाले उद्योग होते हैं। ग्राम उद्योग गाँव में किसी परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होने वाले उद्योग, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री या कारखाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए उद्योग होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उद्योगों का संचालन कहाँ पे होता है, गांव के अंदर होता है। तो जब गांव के अंदर कोई उद्योग चल रहा है तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ उद्योग हो गया, क्योंकि उस उद्योग से गाँव की अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हीं को रोजगार मिलता है इस प्रकार के उद्योगों से। इसमें हाथ से ही कार्य किया जाता है। तो ग्राम उद्योग के अंदर वस्तुओं का जो उत्पादन है वो मशीनरी से ना करके हाथ से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जब हाथ से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो परंपरागत विधि से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें पूंजी का जो निवेश है वो भी कम होता है। जब हम मशीन काम में नहीं ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, यानी कि कम पूंजी का यहाँ पे निवेश करना पड़ता है। हाथ से काम करने में इतना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो कम पूंजी का यहाँ पे निवेश होता है। अगर बात करें कि किस प्रकार के जो उद्योग हैं वो ग्राम उद्योग के अंदर आते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन करना, बांस की टोकरी बनाना, कशीदाकारी करना, यानी किसी कपड़े के ऊपर धागे से कढ़ाई का काम करना। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं
ये आते हैं ग्राम उद्योग के अंदर। इनको हाथ से ही किया जाता है, किसी भी प्रकार की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी कारखाने की आवश्यकता नहीं है, मजदूरों की आवश्यकता नहीं है, घर के सदस्य ही मिलकर इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो कर लेते हैं और गाँव के अंदर संचालित किए जा सकते हैं। तो ग्राम उद्योग है, इसके अंदर जो कारखाना अधिनियम 1948 है ये लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि इस प्रकार के जो उद्योग है वो कारखाने से ना करके घर से ही किए जा सकते हैं, ना ही इसमें मजदूरों की आवश्यकता है। तो मजदूरों से संबंधित जो भी नियम बने हुए हैं कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर, उनकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो घर से ही संचालित होने वाला उद्योग है, इसलिए इसमें जो कारखाना अधिनियम 1948 है ये लागू नहीं होता। तो कारखाना अधिनियम 1948 है क्या, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ नियम बने हुए हैं, जैसे कि अगर किसी कारखाने या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा मजदूर हैं तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी या सेफ्टी ऑफिसर होना ज़रूरी है। अगर 500 या फिर 500 से ज़्यादा मजदूर हैं किसी कारखाने के अंदर तो वहाँ पे एम्बुलेंस होना ज़रूरी है। 500 या फिर 500 से ज़्यादा अगर मजदूर किसी कारखाने के अंदर हैं तो वहाँ पे जो वेलफेयर ऑफिसर है वो भी होना ज़रूरी है। 250 या फिर 250 से ज़्यादा मजदूर हैं तो वहाँ पे कैंटीन भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ नियम बने हुए हैं इस कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर, जो कि अगर किसी कारखाने में ज़्यादा मजदूर हैं 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा, 500 या फिर 500 से ज़्यादा, तो इस प्रकार के कारखानों के लिए ये जो अधिनियम है ये बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया कि जो ग्राम उद्योग है इसके अंदर कारखाना अधिनियम 1948 लागू नहीं होता, क्योंकि ये किसी कारखाने से नहीं होता, ये घर से ही संचालित होने वाला उद्योग है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कुछ संस्थाएं हैं जो कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता भी देती हैं, यानी कि ऋण प्रोवाइड करवाती हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चलाती हैं। तो कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो राजस्थान के अंदर चल रही हैं उनको हम विस्तार से देख लेते हैं। पहली है राजस्थान वित्त निगम। तो राजस्थान वित्त निगम, देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है, वित्त, यानी कि ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है उद्योगों को उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके विकास के लिए। तो राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए जो राजस्थान वित्त निगम है ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, ऋण प्रदान करता है। तो किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है वो हम देख लेते हैं। अगर हम आरएफसी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये भी आ जाता है राजस्थान, आरएफसी का मतलब क्या हो गया, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो आरएफसी क्या है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राजस्थान वित्त निगम, ये जो संस्था है ये वित्तीय सहायता, जो भी उद्योग है, अगर कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहता है या फिर कोई उद्योग पहले से चल रहा है उसका विकास करना चाहता है, तो इस प्रकार के उद्यमियों को ये जो संस्था है ये ऋण प्रोवाइड करवाती है, यानी कि ऋण प्रदान करती है। तो अगर हम आरएफसी की स्थापना की बात करें तो 1955 के अंदर जयपुर में आरएफसी की स्थापना हुई थी। किसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, तो वित्तीय निगम अधिनियम 1951 जो है इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। तो ये जो संस्था है कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो मिनिमम 2000 रुपये का ऋण देती है, यानी 2000 रुपये से लेके 20 करोड़ रुपए तक का ये जो संस्था है ये ऋण प्रोवाइड करवाती है। इसका उद्देश्य क्या है, नवीन उद्योगों की स्थापना, यानी कि अगर कोई व्यापारी या फिर उद्यमी नया उद्योग स्थापित कर रहा है तो उसको ऋण प्रदान करती है। अगर पहले से विद्यमान कोई उद्योग है अगर उसका विस्तार कर रहा है या फिर उसमें कोई बदलाव कर रहा है तो उसे भी ये जो संस्था है ये ऋण प्रदान करती है। कितना ऋण प्रदान करेगी, तो 20 करोड़ तक का जो ऋण है ये आरएफसी है वो प्रदान करता है। कुछ योजनाएं भी चल रही हैं उद्योगों के विकास के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आरएफसी के द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि आरएफसी यानी कि राजस्थान वित्त निगम के द्वारा चलाई जा रही हैं। एक है फ्लेक्सी ऋण योजना। तो ये जो योजना है इसके अंदर जो ऋण दिया जाता है ये दिया जाता है लघु उद्यमियों के लिए, यानी जो छोटे व्यापारी हैं उनको इसके तहत ऋण दिया जाता है। एक है टॉप अप ऋण योजना। तो इसके अंदर जो एमएसएमई जो हमने देखा था, माइक्रो स्मॉल और मीडियम प्रकार के जो उद्यमी हैं उनको मशीनरी के लिए, उनको मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है आरएफसी के द्वारा, यानी कि राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। एक है सेम फैक्स योजना। तो इस योजना के अंतर्गत
जो भी एक्स सर्विसमैन है यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सस्ती दर पे ऋण दिया जाता है। अगर भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, छोटा व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको इस योजना के अंतर्गत सेम फैक्स योजना के तहत राजस्थान वित्त निगम के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत इसका क्या लक्ष्य है? ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित करना उद्योग स्थापित करने के लिए। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, ये 2013-14 से प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित करना। कितने वर्ष तक के युवाओं को? तो इसमें 45 वर्ष तक के युवाओं को इसमें शामिल किया गया है कि 45 वर्ष इसके अंदर उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है कि 45 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्या है? युवाओं की जो भागीदारी है उद्योग के अंदर वो सुनिश्चित करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी इसमें करना। अधिकतम 45 वर्ष तक के युवाओं को इसमें शामिल करना। 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है और 6% ब्याज अनुदान के साथ, यानी जो भी ब्याज लगता है उस पर 6% का ब्याज पे अनुदान दिया जाता है, यानी कि छूट दी जाती है। अगली है स्विच ओवर ऋण योजना। तो इनका केवल नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जैसे कि स्विच ओवर ऋण योजना जो है ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान वित्त निगम यानी राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, या फिर शॉर्टकट में आ सकता है आरएफसी के द्वारा ये जो योजना है वो संचालित की जा रही है। अगली है स्वर्ण ऋण पत्र योजना। अगली है प्लेटिनम कार्ड ऋण योजना। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं इसके अंतर्गत अगर कोई व्यापारी है उसने अपने ऋण का अगर 50% तक चुका दिया है उसको फिर आगे आसानी से ऋण मिल सकता है। या फिर ऐसे व्यापारी जो कि 2 साल से लगातार अपनी जो किस्त है वो टाइम से भर रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यापारियों को आगे जो है वो आसानी से ऋण मिल जाता है। तो इसलिए ये जो योजनाएं हैं ये चलाई गई हैं। सामान्य परियोजना ऋण योजना, एकल खिड़की योजना, इसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सौर ऊर्जा जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए भी योजना चला रही है, आरएफसी के द्वारा चलाई जा रही हैं। कुछ आरएफसी के द्वारा परामर्श जो सेवाएं हैं वो भी दी जाती हैं, जिनसे कि उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी मदद मिलती है। तो ये आरएफसी के द्वारा यानी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए, उनके विकास के लिए। तथा आरएफसी का मुख्य काम क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2000 रुपये से लेके 20 करोड़ तक का ऋण प्रदान करती है आरएफसी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मुख्य काम है ऋण प्रदान करने का, इसका मुख्य काम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली संस्था है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसको बोला जाता है राजसिको। तो राजसिको के नाम से ये जो संस्था है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है राजसिको। अगर हम राजसिको की फुल फॉर्म की बात करें तो देखो RAJ, राज से बन गया राजस्थान, S से क्या बन गया? स्मॉल यानी कि लघु उद्योग, SI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि लघु उद्योग। तो RAJ राजस्थान, SI स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी कि लघु उद्योग, और CO कॉरपोरेशन यानी कि निगम और लिमिटेड। तो राजसिको क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम राजसिको की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी लघु उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करवाना। तो कोई भी उद्योग स्टार्ट करने से पहले उसका जो कच्चा माल होता है यानी उसमें कुछ भी वस्तुएं उत्पादित करने से पहले उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल से यानी जो कच्चा माल होता है उसी से फिर वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो कच्चा माल प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? ये करता है राजसिको। जैसे कि हमने देखा था आरएफसी क्या काम कर रहा था? ऋण प्रदान करने का काम कर रहा था, यानी कि वो संस्था वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी जो भी व्यापारी या उद्यमी हैं उनको। और क्या काम करता है राजसिको? जो भी हस्तशिल्प हैं यानी कि जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं तो उनके उत्थान और बढ़ावा देने का काम करता है, यानी उनको उत्साहित करने का काम करता है। और क्या काम करता है? जो भी लघु उद्योग और कारीगर हैं
उनको विपणन की सुविधा यानी कि उनको बाजार उपलब्ध करवाता है। तो जो छोटे कारीगर होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर होते हैं, इनको जल्दी से जो बड़ा बाजार होता है अपनी वस्तुएं बेचने के लिए ये नहीं मिल पाता। तो ये काम कौन करता है? जो विपणन यानी कि बाजार प्रोवाइड करवाने का काम, मार्केटिंग का काम, तो ये काम कौन करता है? ये करता है राजसिकों के द्वारा ये काम किया जाता है। और क्या काम होता है? तो जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है यानी बाजार की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नई डिज़ाइन के जो वस्तुएं हैं वो तैयार करवाना, नई नई तकनीकें कौन सी चल रही हैं अभी मार्केट के अंदर जो भी प्रचलन में हैं वो तकनीकें सिखाना, ये सारे जो काम हैं ये राजसिकों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उद्योगों के विकास के लिए राजसिकों के द्वारा और क्या काम किए जाते हैं वो देखते हैं। अपने राजस्थान के अंदर 3 शुष्क बंदरगाहें कहाँ कहाँ पे हैं? जयपुर में, जोधपुर में और भीलवाड़ा के अंदर। जो शुष्क बंदरगाह हैं यहाँ से आयात और जो निर्यात का काम होता है, वस्तुओं को आयात करने का काम और वस्तुओं को निर्यात करने का काम, ये किया जाता है शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से। तो अपने राजस्थान के अंदर एक तो है जोधपुर में शुष्क बंदरगाह, एक है जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर और एक भीलवाड़ा के अंदर है ये शुष्क बंदरगाह बने हुए हैं। तो यहाँ से वस्तुओं का आयात होता है यानी वस्तुएं अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर लाई जाती हैं और वस्तुओं का यहाँ से निर्यात होता है यानी कि वस्तुएं बाहर ले जाई जाती हैं। इन बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के जो भी आयातक और निर्यातक हैं उनको जो आधारभूत सेवाएं हैं, जो भी उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनकी बेसिक नीड होती हैं, जो भी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी, ये कौन प्रोवाइड करवाता है? तो ये करता है, ये काम किया जाता है राजसिकों के द्वारा। क्या काम किया जाता है राजसिकों के द्वारा? राजस्थान के जो भी आयातक और निर्यातक हैं उनकी जो आधारभूत सेवाएं हैं वो प्रदान करने का काम कौन करता है? राजसिकों करता है। किसके माध्यम से? जो भी शुष्क बंदरगाह बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में जो शुष्क बंदरगाह बने हुए हैं, इनके माध्यम से जो आयातक और निर्यातक हैं उनकी जो आधारभूत सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? राजसिकों करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सड़क के माध्यम से आयात निर्यात वाले जो निर्यातक और आयातक हैं उनको सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अगर हवाई मार्ग से कोई आयात निर्यात करना चाहे तो उनको जो सुविधाएं हैं वो भी कौन प्रदान करता है? तो उनको भी राजसिकों के द्वारा ही सुविधाएं, जो भी उनकी आधारभूत सुविधाएं होती हैं, अगर कोई हवाई मार्ग के माध्यम से आयात या फिर निर्यात करना चाहता है तो उनको जो बेसिक सुविधाएं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी कौन प्रदान करता है? वो भी राजसिकों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अगर कोई व्यापारी सड़क मार्ग के माध्यम से आयात निर्यात करना चाहता है तो जो भी उसकी आधारभूत सेवाएं होंगी वो कौन प्रदान करेगा? राजसिकों के द्वारा राजस्थान के अंदर प्रदान की जाती हैं। और अगर कोई हवाई मार्ग के माध्यम से आयात निर्यात करना चाह रहा है तो उसकी जो आधारभूत सेवाएं हैं वो भी राजसिकों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर हवाई मार्ग से आयात निर्यात होता कहाँ से? ये होता है जयपुर के अंदर सांगानेर एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो इसके माध्यम से हवाई मार्ग से जो आयात निर्यात होता है ये काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या काम किया जाता है राजसिकों के द्वारा? जो भी हस्तशिल्प वस्तुएं हैं यानी जो भी हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं उनके द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, अब उनका जो विपणन होगा, उनकी जो मार्केटिंग होगी वो कैसे की जाएगी? जो हस्तशिल्प व्यापारी होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते कि अपनी वस्तुओं का विपणन कर सकें, अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग कर सकें, अपनी वस्तुओं को बेच सकें। तो इस प्रकार के जो कारीगर होते हैं इनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं इनको विपणन का काम कौन करता है? इन वस्तुओं के विपणन का काम करता है राजसिकों। तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? राजसिकों के द्वारा। ठीक है, तो राजसिकों के द्वारा जो विपणन का काम है वो किसके माध्यम से होता है? राजसिकों के द्वारा अलग अलग जगह पे राजस्थली विक्रय केंद्र बने हुए हैं, तो इन केंद्रों के माध्यम से हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं इनका विपणन किया जाता है राजसिकों के द्वारा। तो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं? अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर और उदयपुर के अंदर राजस्थली जो विक्रय केंद्र हैं ये बने हुए हैं। जयपुर के अंदर जो अजमेरी गेट है यहाँ पे बना हुआ है। और कहाँ पे बने हुए हैं राजस्थान से बाहर? तो एक बना हुआ है दिल्ली के अंदर राजस्थली जो विक्रय केंद्र है, और एक बना हुआ है कोलकाता के अंदर। इन 4 जगहों पे राजस्थली जो विक्रय केंद्र हैं ये बने हुए हैं। इनके माध्यम से जो भी हस्तशिल्प वस्तुएं हैं इनका विपणन होता है जो कि राजसिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो राजस्थली विक्रय केंद्र हैं ये राजसिकों के द्वारा बनाए गए हैं जिनके माध्यम से हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं उनका विपणन होता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या काम किया जाता है राजसिकों के द्वारा? उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए
तो शिल्पकारों को, जो भी शिल्पकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई जो प्रदर्शनियां हैं ये भी राशिकों के द्वारा लगाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगली संस्था है निवेश संवर्धन ब्यूरो, यानी कि BIP। इसको BIP भी बोला जाता है शॉर्टकट में, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP। तो BIP क्या है? तो BIP एक प्रकार की एजेंसी है जो कि निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? राजस्थान सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी। तो ये क्या है? एक एजेंसी है जो कि इन्वेस्टर्स, जो भी निवेशक हैं, जो भी उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का काम कौन सी एजेंसी करती है? तो ये करती है BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, यानी कि निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का काम करती है BIP। ठीक है स्टूडेंट। स्थापना कब हुई थी? तो 1991 के अंदर BIP की स्थापना हुई थी। 1991 में। ये क्या है? राजस्थान सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। तो इसके माध्यम से जो भी बड़े निवेशक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। तो ये जो एजेंसी है ये छोटे निवेशकों के लिए काम नहीं करती, ये काम करती है बड़े निवेशकों के लिए। तो जो भी राजस्थान के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे जो कि 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। यानी इस प्रकार के इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कि 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो एजेंसी है ये बनाई गई है। तो ये एजेंसी क्या काम करती है? जो भी बड़े निवेशक हैं उनके प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए उनको सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है। एक प्रकार से ये जो एजेंसी है ये सरकार और जो निवेशक हैं उनके बीच में मीडिएटर का काम करती है, या हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में इंटरफेस की तरह काम करती है। तो BIP क्या है? ये एक नोडल एजेंसी भी है जो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्या है? एक नोडल एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश प्रस्ताव हैं, इस प्रकार के निवेश प्रस्तावों के लिए ये जो नोडल एजेंसी है ये काम करती है। ठीक है स्टूडेंट। किसकी अध्यक्षता में? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो BIP है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि BIP की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। BIP की अध्यक्षता होती है मुख्य सचिव के द्वारा। काम क्या करती है? 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वाले जो भी निवेशक हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट। अगला है इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का प्रोग्राम। कैसे इन्वेस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है? इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जो सम्मेलन है ये हुआ था। कब हुआ था? 24 और 25 जनवरी 2022 में, थोड़े टाइम पहले एक सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो सम्मेलन है ये हुआ था। कब हुआ था? जनवरी के अंदर हुआ था। 24-25 जनवरी 2022 को हुआ है। तो इस सम्मेलन से पहले जगह जगह पे इन्वेस्टर्स जो कनेक्ट प्रोग्राम है वो रखे जाते हैं ताकि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो सम्मेलन से पहले एक क्या रखा गया था? इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम हुआ था। कब हुआ था ये प्रोग्राम? ये हुआ था दिसंबर 2021 के अंदर। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था। ये जो प्रोग्राम है इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम, ये 7 शहरों में आयोजित किया गया था। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बेंगलुरु में, कोलकाता में, हैदराबाद में और चेन्नई में। इस प्रकार का जो प्रोग्राम है इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम, यानी इन्वेस्टर्स को आपस में कनेक्ट करने, आपस में जोड़ने का जो प्रोग्राम है ये हुआ था दिसंबर 2021 के अंदर। उसके बाद ये सम्मेलन हुआ था इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 24 और 25 जनवरी को, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो ये क्या है? इस सिस्टम के माध्यम से, देखो सिंगल विंडो यानी कि इस सिस्टम के माध्यम से एक ही जगह पे, एक ही विंडो पे सारी की सारी जो सुविधाएं हैं इन्वेस्टर्स को वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो भी निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, उसको अलग अलग जगह नहीं भागना पड़े। अगर उसको अलग अलग जगह चक्कर काटना पड़ेगा तो वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा?
जब अपने यहाँ पे उसको राजस्थान में एक जगह पे सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी प्रोसेसिंग है उसके लिए इन्वेस्टर्स को कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, एक चीज़ का अप्रूवल कहीं और से लेना पड़ता है, दूसरी चीज़ का अप्रूवल कहीं और से लेना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया कि सभी चीज़ों का जो अप्रूवल है वो एक जगह पे मिल जाए, यानी एक सिंगल विंडो बना दी गई जहाँ पे इन्वेस्टर्स की जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान एक जगह पे कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसको अलग अलग ऐसे भागना नहीं पड़ेगा, यानी उनको अप्रूवल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो वो अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, या इसको हम बोल सकते हैं कि एकल खिड़की स्वीकृति या फिर अनुमति, यानी एक ही जगह पे सभी प्रकार की जो भी स्वीकृति हैं उद्योग स्थापित करने के लिए वो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रणाली जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है, ये जो प्रणाली है ये शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो अगर कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उससे पहले उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उद्योगों को चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसका जो लाइसेंस है उसके लिए अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़े, एक जगह पे मिल जाए। किसी भी प्रकार की लाइसेंस को चलाने की जो अनुमति होती है तो वो भी कहाँ पे, एक ही जगह पे मिल जाए। जो अनुमोदन है ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएं और समयबद्ध तरीके से, ऐसे नहीं कि बहुत सारा टाइम लगना है, यानी कि थोड़े समय में एक ही जगह पे सारे के सारे अप्रूवल लाइसेंस भी मिल जाए, सभी प्रकार की जो स्वीकृति हैं वो भी मिल जाएं। तो इस प्रकार से जो भी इन्वेस्टर्स अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जो भी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की जो प्रणालियाँ हैं ये शुरू की गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम दिसंबर 2021 तक का डेटा देखें तो 15 विभाग की 105 सेवाएं जो हैं वो एकल विंडो जो सिस्टम है, एकल विंडो क्लियरेंस सिस्टम या फिर एकल खिड़की स्वीकृति जो प्रणाली है इसके माध्यम से दी जा रही हैं। कितनी दी जा रही है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 15 विभाग की 105 सेवाएं जो हैं वो इसी सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जो भी निवेशक हैं उनको एक जगह पे। ठीक है, तब देख लो 105 सेवाएं एक जगह पे मिल रही हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो 105 सेवाओं के लिए इन्वेस्टर जो भी निवेशक है उसको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता, तो उसका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता, ज़्यादा परेशान होता, ज़्यादा भागादौड़ी होती। तो इस चक्कर में वो क्या यहाँ पे निवेश ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो निवेश करें, इसके लिए इस प्रकार की जो सेवाएं हैं जो एक जगह पे प्रदान की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जगह कर दिया गया है वन स्टॉप शॉप, यानी जो भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम था उसको और मजबूत बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अब स्टार्ट कर दिया गया है वन स्टॉप शॉप। ये किसने शुरू किया है, ये किया है BIP ने शुरू करा है। हमने देखा था ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उसके द्वारा अब सिंगल विंडो जो क्लियरेंस सिस्टम था उसके स्थान पे वन स्टॉप शॉप जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसी सिस्टम को यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए और जो भी निवेशक हैं उनके प्रस्तावों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, शीघ्र स्वीकृति के लिए, तो एक ही जगह पे उनको सभी चीज़ों की जो स्वीकृति है वो जल्दी मिल जाए, उनके जो भी प्रस्ताव हैं निवेशकों के उनको और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए और एक जगह पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनकी सारी की सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए और वो भी समयबद्ध तरीके से, यानी कि टाइम लिमिट के अंदर, ज़्यादा टाइम ना लगा के। तो इस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है वन स्टॉप जो शॉप सिस्टम है ये शुरू किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो वन स्टॉप शॉप जो है इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है इसका गठन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो ये हुआ है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन हुआ है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। किसके लिए हुआ है, जो वन स्टॉप शॉप है इसके लिए हुआ है इसका गठन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी आवेदन करना चाहता है, अगर कोई आवेदक किसी उद्योग के लिए आवेदन करना चाहता है तो आवेदन है वो भी ऑनलाइन कर सकता है। तो उसके लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया। क्या है पोर्टल, ये है rajnivesh.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल पे जाके जो भी उद्यमी है, जो भी व्यापारी है वो अपने उद्योग का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है, यानी उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो प्रक्रिया है, आवेदन करने की प्रक्रिया, उसको आगे प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है, सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं वो आसान कर दी गई हैं और एक ही जगह पे समयबद्ध तरीके से ये जो प्रक्रियाएं हैं सारी वो कर दी गई हैं।
अगला है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, यानी कि रिको, इसको बोला जाता है रिको। काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। रिको की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो रिको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट, देखो राजस्थान राज्य तो इसका बन गया राजस्थान स्टेट। फिर औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या हो गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड विनियोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट, क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, सीओ से हो गया कॉरपोरेशन यानी कि निगम, और आगे है लिमिटेड। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये है रिको। तो रिको काफी महत्वपूर्ण संस्था है। तो रिको द्वारा क्या काम किए जाते हैं राजस्थान के अंदर उद्योगों के विकास के लिए? क्या क्या काम है वो रिको करता है, ये हम देखते हैं। तो क्या काम करता है रिको? जो भी उद्योगों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनको विकसित करने का काम करता है, तथा साथ ही वित्तीय सहायता जो है ये भी रिको के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऋण प्रदान करने का काम करता है और उद्योगों के विकास के लिए जो भी आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनको विकसित करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपसे रिको का काम पूछा जाए तो मुख्य क्या काम है? उद्योगों के विकास के लिए जो भी आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनका विकास करना तथा ऋण प्रदान करना रिको के जो मुख्य काम है ये हैं। और क्या काम किए जाते हैं रिको के द्वारा? जो भी लघु उद्योग हैं, जो भी मध्यम उद्योग हैं, जो भी बृहद श्रेणी के यानी बड़े उद्योग हैं, उनके विकास के लिए इसमें कई प्रकार की जो रियायतें यानी छूट प्रदान की जाती है और उनके प्रोत्साहन के लिए भी रिको के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या काम किया जाता है? तो जो भी नई तकनीक है यानी जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जो भी प्रबंधकीय सहायता है यानी जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हेल्प है, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता है, ये भी किसके द्वारा की जाती है? रिको के द्वारा की जाती है। ठीक है, लघु विकास केंद्र, तो कुछ लघु विकास केंद्र भी बने हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और जो अविकसित क्षेत्र हैं यहाँ पे लघु जो उद्योग हैं उनके विकास के लिए लघु विकास केंद्र जो है वो रिको के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के अंदर उद्योगों के विकास के लिए रिको ने और क्या काम किया है? तो रिको के द्वारा कुछ विशेष जो पार्क हैं ये भी स्थापित किए गए हैं। कुछ विशेष जो जोन हैं जो कि उद्योगों के विकास के लिए स्थापित किए गए, ये भी रिको के द्वारा स्थापित किए गए। कौन कौन से विशेष पार्क या फिर जोन हैं जो कि रिको के द्वारा स्थापित किए गए वो भी हम देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो रिको के द्वारा बनाए गए एग्रो फूड पार्क। तो राजस्थान के अंदर कितने एग्रो फूड पार्क जो हैं वो बनाए गए हैं? 4 एग्रो फूड पार्क जो हैं राजस्थान के अंदर वो बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो एग्रो फूड पार्क हैं उनका विकास, उनका निर्माण किसने किया है? तो ये किया गया है रिको के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? ये किया गया है रिको के द्वारा। राजस्थान के अंदर जो एग्रो फूड पार्क हैं उनकी स्थापना की गई है, यानी वो बनाए गए हैं। कहाँ पे हैं जो एग्रो फूड पार्क हैं? एक तो है कोटा के अंदर, एक है अलवर के अंदर, एक है गंगानगर के अंदर, और एक है जोधपुर में एक जगह पड़ती है बोरानाडा। तो इस जगह पे, इन 4 जगहों पे राजस्थान के अंदर रिको के द्वारा जो एग्रो फूड पार्क हैं ये बनाए गए। ठीक है स्टूडेंट, और क्या बनाया गया है? एक जोधपुर में एक जगह पड़ती है तिवरी, तो यहाँ पे बनाया गया कृषि और जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है ये बनाया गया है रिको के द्वारा जोधपुर के तिवरी में। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनमें से काफी महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कृषि और जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है ये कहाँ पे है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये है जोधपुर के तिवरी के अंदर, जो तिवरी औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे है। किसने बनाया है? ये बनाया है रिको के द्वारा बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, और रिको के द्वारा कुछ जापानी जो क्षेत्र हैं या फिर जापानी जोन है ये भी स्थापित किए गए हैं। तो राजस्थान के अंदर कहाँ पे रिको के द्वारा जो जापानी क्षेत्र हैं ये बनाए गए हैं वो देखते हैं। तो रिको के द्वारा राजस्थान में जापानी जोन या जापानी क्षेत्र कहाँ पे बनाए गए? तो एक तो बनाया गया है अलवर के अंदर जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे बनाया गया है जापानी क्षेत्र। और कहाँ पे बनाए गए? और अलवर के अंदर ही पड़ती है एक जगह है घिलोट औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पे भी कई जो हैं वो जापानी क्षेत्र यहाँ पे बनाए गए। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कहाँ पे
जो अलवर के अंदर जो नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे जापानी क्षेत्र जो है या जापानी जोन जो है ये विकसित किया गया है। और कहाँ पे, अलवर के अंदर ही गिलोट जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे भी जापानी क्षेत्र जो है इनका विकास किया गया है। ठीक है, ये विकसित किए गए। ठीक है स्टूडेंट, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए हैं जिनको कि सेज बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है, शॉर्टकट में सेज बोला जाता है। और ये सेज के नाम से भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेज लिखा हुआ है तो किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल का मतलब विशेष हो गया, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, आर्थिक हो गया, और जोन का मतलब हो गया क्षेत्र। तो राजस्थान के अंदर कुछ विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं ये भी रीको के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, सेज बोला जाता है। ठीक है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो राजस्थान के अंदर रीको ने कितने सेज स्थापित किए, तो राजस्थान के अंदर रीको के द्वारा दो जो सेज क्षेत्र हैं यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये स्थापित किए हुए हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो है जयपुर के अंदर ही है दोनों। एक तो जयपुर के अंदर जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे बनाया गया जेम्स एंड ज्वेलरी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। कौन सा है, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो कि जयपुर के अंदर जो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे स्थापित किया गया है। दूसरा कौन सा है, ये भी जयपुर में ही बनाया गया है, ये है जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, इसको भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो सेज हैं, किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो ये दोनों किए गए हैं रीको के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर सेज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई, रीको के द्वारा की गई। कहाँ कहाँ पे है, जयपुर में है दोनों, एक है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि सीतापुरा जो औद्योगिक क्षेत्र है जयपुर के अंदर वहां पे स्थापित है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम उद्योगों से संबंधित इतना ही देखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर थोड़े फैक्ट ज्यादा हैं तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है उनको भी आपको हल करना होगा, तभी ये जो फैक्ट हैं वो अच्छे से याद रहेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी, या फिर आप सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।